फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। इसी सीरीज में हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जो है पेपर देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के हमने 2004 से स्टडी करना शुरू किया है इकोनॉमिक्स के पेपर, और उसी सीरीज में आज हम ले गए हैं दिसंबर 2009 का पेपर। जून 2009 का पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस इसके पेपर स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहला, आपका रिवीजन हो जाता है। दूसरा, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाता है। तीसरा, कभी कभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं दिसंबर 2009 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर। ये है दिसंबर 2009 का इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका दीर्घकाल में। श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि वो किस पे निर्भर करती है? वो आपकी निर्भर करती है वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है, उनकी मांग पे। फिर है सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं प्राक काल्पनिक है। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्त करती है? तो ये करती है आपकी बचतों में वृद्धि। एलम वक्र में खिसकाव किस कारण होता है? एलम वक्र में खिसकाव होता है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। फिर है फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है मुद्रा की स्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र का एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको अच्छे से कर लेना। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये की गई थी गुन्नार मेटल के द्वारा। फिर वृद्धिमान पूंजी उत्पाद संतुलन प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई। फिर है असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत की हिमायत किसने की? किसने नहीं की? किसने नहीं की है ना? तो ये है ए हर्षमैन ने नहीं की। विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व कौन सा समूह करता है? तो विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व जो है G72 करता है, G77 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निधियां सरकार की संपत्ति नहीं है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? निजी लेखा। फिर जिस घाटे के बजट में घाटे को करों के जरिए पूरा किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका संतुलित बजट। रॉल प्रवेश का तर्क किस पर व्यापार चक्रों के प्रभाव से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके व्यापार की शर्तें। सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर क्या कहलाता है? सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर चालू खाते का शेष कहलाता है। फिर ऐसा भारत में सार्वजनिक उद्यमों का विकास सिर्फ सेवा उद्योग में हुआ है। फिर है 2007-8 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2006-7 में भारत का चालू खाता शेष जीडीपी का कितने प्रतिशत था? तो ये था आपका 1.1। फिर है फिर है 17 क्वेश्चन, 2006-7 में भारत में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना था? तो ये था आपका 217.3। फिर है करंट डेली स्टेट्स के आधार पे भारत में 2005 में बेरोजगारी विस्तार सीमा क्या थी? तो ये थी आपकी 8.28। दो चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने वाली सांख्यिकी तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी कोरिलेशन, सह संबंध। फिर है किस सूचकांक विधि में
उधरगामी अभिनति है, झुकाव। तो ये है आपका लेस्पेयस विधि। फिर है इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा बी। एम और आर के गिरने की स्थिति में आर की तुलना एम आर के गिरने की दर ज्यादा होती है, और इसका रीजन बताया एम और आर दोनों वक्र रेखीय और नकारात्मक रूप से ढलवा होती है। तो इसका आंसर है बी और आर दोनों सतह, परंतु जो रीजन है वो इसमें सही स्पष्टीकरण बताया है। सेकंड है 22 है, एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवा भाग को स्पर्श करता है। रीजन बताया एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म को मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोचनीय है। तो 22 का आपका जो आंसर है वो है ए, मतलब दोनों सही है और रीजन भी ठीक है। फिर है आपका ये भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का ढलान ऊर्ध्वाधर होता है, और रीजन बताया भावी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशा ही को दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प को गैर मौजूदगी का मूलभूत कारण है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 23 है आपका ये क्वेश्चन, और 23 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि स्टेटमेंट दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है। फिर 24 है आपका जीवन चक्र परिकल्पना अल्पकालिक अनानुपातिक और दीर्घकालिक अनुपातिक उपभोग फलनों का सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करती है। रीजन बताया है अल्पकालिक अनुपातिक उपभोग फलन के से तात्पर्य है कि जब आय बढ़ती है तो एपीसी गिरती है। तो इसका जो 24 का आंसर होगा वो सी है, यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है परंतु रीजन जो है वो ठीक नहीं है। फिर है 25 है आपका गुन्नार मेडल के अनुसार अविकसित देशों में चक्रीय और संचयी कार्यक्रम भाव विद्यमान रहता है। रीजन बताया है निम्न जीवन प्रवाह स्तर और निम्न उत्पादकता के बीच परस्पर सम्मिलित करने वाली अंतःक्रिया होती है। तो 25 का आपका आंसर है डी, ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है। फिर है टॉमर मॉडल की मान्यता अनुसार पूंजी स्टॉक और आय प्रवाह के बीच स्थिर प्रौद्योगिकी संबंध है। रीजन बताया यह मॉडल पूंजी उत्पाद अनुपात परिवर्तनीय मानता है। तो 26 का है आपका डी, ए सत्य है किंतु रीजन जो है वो गलत है। फिर है 27 है समयोपरि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रांतिजनक सिद्ध हुआ है। रीजन है पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स के आयातों की वजह से भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो 27 का है सी आंसर है इसका। ए और आर सत्य है लेकिन आर जो है रीजन जो है वो सही नहीं है। फिर आपका 28 है लेस्पे का सूचकांक ऊर्ध्वगामी झुकाव रखता है। रीजन है पाश्चे का सूचकांक ऊर्ध्वगामी झुकाव रखता है। तो 28 है इसका आंसर है बी, यानी कि दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो ठीक नहीं है। फिर है घंटाकार वितरण वक्र में माध्य माध्यिका बहुलक एक समान होते हैं। रीजन है इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। तो 29 का है आपका डी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन भी ठीक है। कालीन क्लार्क की परिकल्पना के अनुसार करोपण की सुरक्षित उच्चतर सीमा राष्ट्रीय आय का 25% है, और रीजन है यदि 25% की सीमा से परे जाता है तो करोपण का ज्यादा भाग बहुत अधिक हो सकता है। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ए और दोनों सही है और जो रीजन है वो भी ठीक है। फिर है 31 क्वेश्चन है, इसमें आपको उनका जो है कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो उसमें जो पहली बुक है वो आएगी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दूसरी आएगी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
तीसरी है वैल्यू एंड कैपिटल, और चौथी है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर है 32 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार। तो इसका जो आंसर है वो है, पहला आएगा संपदा शुल्क, मॉडवेट का प्रारंभ, व्यय कर का प्रारंभ थर्ड पे आएगा, और फोर्थ पे आएगा वेतनेतर हितलाभ कर का प्रारंभ। तो इसका आंसर है सी। फिर है, ये भी आपको अरेंज करने हैं काल क्रम के अनुसार। तो इसमें जो पहला है निरपेक्ष आय परिकल्पना है, कीन्स ने दी थी। सापेक्ष आय परिकल्पना है, डूजनबर्ग ने दी थी। स्थायी आय परिकल्पना है, वो किसने दी थी, सॉरी सापेक्ष आय है ये। स्थायी आय परिकल्पना है जो ये थर्ड है, और ये दी थी फ्रीडमैन ने, और जीवन चक्र परिकल्पना दी थी मॉडगिलियानी ने। तो इसका जो आंसर है वो है ए। फिर है, इसमें भी आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार। 34 है, 34 का आंसर है सी। इसमें तेज और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण फर्स्ट आएगा। फिर तेज एवं अनसमावेशी समृद्धि, ये 2 आएगा। निर्भरता आत्मनिर्भरता का निष्कासन, ये आएगा 3, और फोर्थ पे आएगा आधुनिकीकरण। फिर है, इसमें भी आपको अरेंज करने हैं कालक्रम के अनुसार। तो इसमें आएगा सबसे पहले आएगा गेट का निर्माण हुआ था, गेट पहले आया था। फिर आया था अंकटाड, फिर आया था गेट का उरुग्वे राउंड, और फिर आपका फोर्थ पे आया था WTO। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है सी। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, ये भी कालक्रम में अरेंज करने हैं, कौन सी योजना कब बनी थी। तो इसमें जो आंसर है वो डी है। इसमें जो पहला आएगा IRDP, दूसरा है JRY, तीसरा है SGSY, और फोर्थ है PMGY। फिर है, ये भी आपको अरेंज करने हैं कालक्रम के अनुसार। तो इसमें जो आंसर है वो डी है, यानी कि पहला था स्वर्णमान का आरंभ, फिर IMF का निर्माण, फिर SDR की रचना, और फोर्थ पे आएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विध्वंस। फिर है वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है, उनको उनके कालक्रम के अनुसार अरेंज करने हैं, पहला कौन सा बना था। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप भी साथ के साथ मैच कर पाएंगे। तो इसका आंसर है सी। पहले आए थे के संस्थानम 1956 में, के ब्रह्मानंद रेड्डी ये 1972 में, KC पंत 1992 में, और AM खुशबू आए थे 1998। इसमें आपको मैच करने हैं 39 है। तो इसका जो आंसर पहले बता देती हूँ, ताकि आप भी साथ के साथ मैच करते जाना। एकाधिकार सिद्धांत की डिग्री है, ये किसकी है, M केल की। दोहरा मापदंड स्ट्रोवस्की। फर्म का व्यवहार परक सिद्धांत, ये किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने। औसत लागत कीमत निर्धारण, ये किसने दिया था, हॉलैंड फिच ने। फिर है, ये भी आपको मैच करने हैं। इसका जो आंसर है वो बी है, आप साथ के साथ मैच करते जाओ। क्षतिपूर्ति मापदंड किसने दिया था, कॉल्डर हिस्क ने। फिर है असंभाव्य सिद्धांत, ये क्या था, केनेथ एरो। फिर है प्रबंधकीय विवेक मॉडल, विलियम्स। और फिर है लाभ का अनिश्चित सिद्धांत, ये था नाइट। ये भी आपको इसमें मैच करने हैं। 41 है, इसका आंसर है सी। निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स का है, ये पहले भी आ गया है। और तर्कसंगत प्रत्याशा परिकल्पना, ये किसका है, रॉबर्ट लूकास। सापेक्ष आय परिकल्पना डूजनबर्ग का है। नव कीन्सवादी मॉडल, ये किसने दिया था, मैनकिव ने। मुद्रा फिर 42 है, इसमें भी मैच करने हैं आपको। इसमें है, जो आंसर है इसका बी है, ऑप्शन बी। मुद्रा के मांग फलन का स्थायित्व, ये क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन। मांग मुद्रास्फीति सिद्धांत है, बेंट हैंसन। रोकड़ के लिए लेन देन मांग की ब्याज लोच है, जेम्स रॉबिन। और वास्तविक शेष प्रभाव है, डॉन पेंटिंगटन।
फिर 43 है, इसका आंसर है डी। संवर्धक की नियमित दर RM सोलो, स्वर्णिम युग रॉबिन्सन, श्रमिक वस्तु मॉडल ब्रह्मानंद, आर्थिक जीवन का चक्रीय प्रवाह शुम्पीटर। इसमें भी मैच मेकिंग है। 44 क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है सी। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? एडम स्मिथ। व्यापार का उत्पादन एंडाउनमेंट परिवर्तन सिद्धांत ये किसमें है? रबिन्सकी। पारस्परिक मांग तो ये मिलने दिया था। निरपेक्ष लाभ जो है वो एडम स्मिथ है ना, ऐसे गलत निशान लग गया है। ये रबिन्सकी है। पारस्परिक मांग जेएस मिल का है। उत्पादन कीमत समकारी सिद्धांत ये किसका है? सैमुअल्सन का है। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। फिर है 45 है, इसे मैच मेकिंग है। इसका जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए आंसर है इसका। ऐच्छिक विनिमय उपागम ये किसका है? लिंडाल का। स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं का सिद्धांत है, ये है टाइबूट। सार्वजनिक व्यय संबंधी का टाइम पैटर्न वाइजमैन, पीकॉक वाइजमैन। लघुत्तम समग्र त्याग सिद्धांत ये किसका है? पीकू का। फिर है, ये भी मैच मेकिंग है, ये है 46 का आपका आंसर होगा डी। फिर है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है? सॉरी तुमको थोड़ा गड़बड़ है। 46 है जो 45 हो गया आपका ऐच्छिक वाला। 46 ये कौन से आ गया है? गड़बड़ हो गया वैसा। 46 है, ये 46 क्वेश्चन इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये बाद में देख लेंगे इसको, है ना। अभी थोड़ा सा 46 क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये 47 ये पैसेज दिया हुआ है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है 47 से 50 तक के क्वेश्चन जो पैसेज के ऊपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा स्वतंत्र वाणिज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है सी, यूरोपियन कॉमन मार्केट। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य राष्ट्रों के बीच श्रम पूंजी की मुक्त गति की आज्ञा देता है? तो ये देता है साझा बाजार। फिर है, आर्थिक संघ आर्थिक एकीकरण का सर्वोच्च रूप है। आर्थिक संघ आर्थिक एकीकरण का सर्वोच्च रूप है। इसका आंसर ए, यह सदस्य राष्ट्रों के बीच बौद्धिक एवं वित्तीय नीतियों में एक कहलाता है। फिर है, लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक एकीकरण का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है? 50 का आंसर है ए, आर्थिक संघ। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूजीसी नेट का 2009 का दिसंबर का अर्थशास्त्र का पेपर, जिसे आज हमने सॉल्व किया है। आगे हम और भी यूजीसी नेट के पेपर जो PVSS के उनको सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि PVSS के पेपर स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं।